विधवा बहू का फैसला। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है, उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही है? बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो। क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए। मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी? सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो। सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल। वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था।
उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की, ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस भी नहीं आया। बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? I mean, इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ, ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे, कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है, तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप, किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की, मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से, या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है, और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन, अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से
इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू, तू तो बड़ी चालू लगती है। अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा।
अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।